नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम इस लॉकडाउन के बाद ही हो पाएगा। और आपको संभवतः ज्ञात होगा कि यूपी में बम्पर भर्ती आने वाली हैं, लेखपाल और यूपी के एसआई की। एसआई पद के लिए आपको पता है रीजनिंग की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आपको रीजनिंग की एक अच्छे मोटे तौर पर आवश्यकता पड़ेगी। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको रीजनिंग, गणित, हिंदी, जीएस की सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। आइए देखते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। उन टॉपिकों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको रीजनिंग में किस तरीके से अपना स्कोर डेवलप करना है और किस तरीके से आगे आपको स्कोर करना है। तो पहला टॉपिक जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉगी, सदृश्यता। एनालॉगी में बेसिकली आपको कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। उन सिंबल्स के आधार पे आपको ये बताना होता है कि इस माध्यम से अगर हम चलते हुए आगे बढ़ें तो कौन सा सिंबल सही होगा, जिसमें आपको अपना आंसर ढूंढना होता है और सही सिंबल को ही आपको अपना आंसर करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला टॉपिक आता है हमारा ब्लड रिलेशन। यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध में आपको बेसिकली आपके मातृपक्ष के और पितृपक्ष के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम पते होने चाहिए, जैसे कि फूफा हुआ, मामा हुआ, मौसी हुआ। और मौसी की जो लड़की होगी उसको क्या कहेंगे, मौसी का जो लड़का होगा उसको क्या कहेंगे, आपकी भतीजी, आपका भतीजा, आपके चचेरे भाई, आपके ममेरे भाई, उन सभी का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो और ब्लड रिलेशन में आपको पता चलेगा कि इसमें किस किस तरीके से प्रश्न आपके सामने पूछे जा सकते हैं। ब्लड रिलेशन के अभी तक जो प्रश्न आए हैं वो एक लीनियर फॉर्म में आए हैं। अगर सरकार एग्ज़ाम को टफ करना चाहेगी तो आपको पजल फॉर्म में भी प्रश्न दे सकती है। पजल फॉर्म को भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। पजल फॉर्म के आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि पजल फॉर्म को किस तरीके से टैकल करना है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो आता है हमारा डाइस, यानी कि पासा। आप जानते हैं कि हमारे देश के इतिहास में पासे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कारण शकुनी मामा, आप देखते हैं महाभारत में पासा फेंका करते थे। आज से 16,000 वर्ष पहले, सभी लोग कहते हैं 16,000 वर्ष पहले महाभारत लिखी गई थी और महाभारत करवाने का पूरा श्रेय शकुनी मामा को जाता है। उनके पासा फेंकने के तरीकों ने ही आपके लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम है महाभारत। तो आपने देखा कि शकुनी मामा उसमें पासे फेंका करते थे। हमें भी पासे फेंकने हैं, लेकिन हमें अपनी नौकरी के लिए पासे फेंकने हैं, ना कि किसी से युद्ध करना है। अगला टॉपिक है इसी क्रम में सिंबल्स एंड नोटेशन। बेसिकली सिंबल्स एंड नोटेशन एनालॉजी से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, लेकिन इसको अलग करने की मुख्य वजह केवल सिंबल्स से ही निकल के आती है। नोटेशन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, सिंबल्स आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभार सिंबल्स में वो अंक का प्रयोग भी कर लेता है, जिसके आधार पर आपको अंकों के माध्यम से अपने प्रश्नों को गणितीय संक्रियाओं के तहत करना होता है और इसी तरीके से आपको उसके आंसर निकालने पड़ेंगे। लेकिन सिंबल्स की वजह से ये टॉपिक इससे अलग हो जाता है। बेसिकली ये दोनों एक ही टॉपिक है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से पता चल जाता है क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या है साथियों? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि ये टॉपिक आप वर्ड फॉर्मेशन कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको वर्ड फॉर्मेशन करवाया जाता है और यहाँ पे भी वर्ड फॉर्मेशन करवाया जाता है। वर्ड फॉर्मेशन में बेसिकली आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेशन ही शब्द दे दिया। आपके सामने एक शब्द दिया गया है फॉर्मेशन और नीचे एक शब्द लिखा हुआ है फार्मिंग। तो क्या फॉर्मेशन से फार्मिंग बनाना पॉसिबल है? चलिए देखते हैं।
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि F आया हुआ है फॉर्मेशन में, O आया हुआ है फॉर्मेशन में, R आया हुआ है, M आया हुआ है, A और T I और O भी आया है और N भी आया है। नीचे मुझे क्या दिया है, मुझे F दिया है जो कि आया है, मुझे A दिया है जो कि आया है, R दिया है वो भी आया है, M भी आया है, लेकिन इसमें मुझे G दिख रहा है अंत में जो कि इसमें नहीं आया है। तो मेरा फॉर्मिंग जो शब्द है वो इससे नहीं बनेगा। यही है वर्ड फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं तो आता है रैंकिंग एंड ऑर्डर। यानी कि बैठक और व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में आपको पता होगा कि बैठक व्यवस्था में स्कूल और लाइनों के फॉर्मेशन में क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं कि एक लाइन में इतने व्यक्ति बैठे हैं, अगर इस व्यक्ति का स्थान ऊपर से 16वां है तो इस व्यक्ति का पीछे से स्थान क्या होगा, या 2 व्यक्ति दिए होते हैं, 2 व्यक्तियों में बीच में कितने बैठे हैं, या फिर दोनों व्यक्तियों के आगे कितने बैठे हैं और पीछे कितने बैठे हैं, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा स्लोलिज्म। स्लोलिज्म एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं भी स्लोलिज्म पढ़ा है तो उसमें आपको बताया जाता है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, यानी कि ये खतरनाक जानवरों से संबंधित भी नहीं है, इंसानों से भी संबंधित है। इसमें जानवरों को इंसानों की कैटेगरी में डाला जाता है और इंसानों की कैटेगरी को जानवरों में डाला जाता है। खैर मजाक की बात है, लेकिन स्लोलिज्म में आपने देखा होगा कि इसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं कुछ, सभी और कुछ नहीं के फॉर्म में। जब आप प्रश्नों को करेंगे तो आप इन सभी शब्दों का मतलब जान पाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये 3 शब्द आपको ज़रूर मिलेंगे। इन 3 शब्दों के बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप इनमें और समस्याएं भी पाएंगे, जो कि समस्याएं आपकी इस चैनल पे सॉल्व करा दी जाएंगी। फिर आता है आपका टॉपिक सीरीज। अच्छा, सीरीज की बात करें तो इसमें सीरीज में आपको एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए जो कि है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। कई बार प्रश्न में स्क्वायर दे दिया जाता है और क्यूब्स दे दिए जाते हैं, उनसे एक सीरीज मिला के बना दी जाती है और आपसे अगला या तो स्क्वायर पूछ लिया जाता है या आपसे अगला क्यूब्स जो भी है वो पूछ लिया जाता है। और इसमें कुछ गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुणा हो गया, भाग हो गया, जोड़ हो गया या माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो सबसे जो अच्छा टॉपिक है पूरे रीजनिंग का वो है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन श्योर आता है 100%। हर एग्ज़ाम में आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, यूपी के, RPSC के, SSC के और UPSSC के, हर एग्ज़ाम में मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स बेसिकली है क्या, आपको एक इस तरीके से 2 बड़े बड़े बार दिए जाएंगे जिनमें कुछ नंबर्स दिए रहेंगे। जैसे ये होता है रो और ये होता है कॉलम। तो कॉलम में आपको यहाँ पे 1 दे देगा, 0 से शुरुआत करते हुए अगर चलें तो यहाँ पे 0 दे देगा, फिर यहाँ पे 1, 2 और 3, इसी प्रकार 0, 1, 2, 3 यहाँ पे ABCD लिख देगा या उसकी जो भी फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे लिख देगा। इसी तरीके से एक ये होता है, तो इन दोनों के आधार पर इसमें कुछ शब्द लिखे होंगे, इसमें कुछ शब्द लिखे होंगे, उन दोनों शब्दों से एक शब्द बन रहा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोल लिखा हुआ है, तो वहाँ पर
इसमें से और इसमें से रोज और कॉलम के यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे 1 2 3 4, जिसमें आपको उनके आंसर टिक करने पड़ेंगे। जैसे उसमें एक दे दिएगा 0 1, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में दे दिएगा 0 2, तो इस तरीके से ये वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो वो होता है अपने मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का सबसे बढ़िया बात ये भी है कि आपको एक क्वेश्चन मिलता है और वो क्वेश्चन काफ़ी सरल होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, उसमें कुछ कोई ट्रिक नहीं लगनी होती है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगना होता है, बस आपको देखना क्या है कि क्या मैं जो बना रहा हूँ वो उससे बन रहा है या नहीं। नहीं बन रहा है, आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला है क्लॉक, यानी कि घड़ियां। घड़ी में आपको सुइयों के बीच के कोण, सुइयों के बीच के कोण निकालने पड़ेंगे। दूसरा, एक तो इस प्रकार का प्रश्न होता है, दूसरा आपको कोण दिया रहेगा, और आपको सुई पूछनी है। सुई पूछी जाएगी कि वो कौन सी दिशा में या किस अंक पर है। ये दूसरे प्रकार का प्रश्न होता है। तीसरे प्रकार का प्रश्न क्या होता है, आपको सुई दे देगा, उसमें आपको टाइम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। फिर चौथे प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें आपको टाइम दे देगा और पूछेगा आपसे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो घड़ी करने के बाद निश्चित तौर पे आपको जब टाइम पता चल गया तो आपको डेट्स भी पता होने चाहिए। जब डेट्स पता होने चाहिए तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, कैलेंडर का। तो निश्चित रूप से इसके बाद कौन सा टॉपिक रखा जाएगा हमारा, कैलेंडर। कैलेंडर को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, पहले कैलेंडर की स्थिति। तो हम देखते हैं कि पहले कैलेंडर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैलेंडर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको एक निश्चित डेट दे देगा, जैसे 15 अगस्त 1947। पूछ लेगा आपसे कि दिन बताइए कौन सा था 15 अगस्त 1947 को। आपसे पूछेगा 15 अगस्त 1947 को दिन बताइए कौन सा था। फिर एक दूसरे प्रकार का जो प्रश्न आता है प्रकाश में, वो होता है कि आपको एक टाइम पीरियड बाउंड कर देगा, जैसे एक डेट दे देगा, जैसे 15 और आज का डेट ले लीजिए, पंद्रह अगस्त 2020 और 15 मार्च। मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई दिन दे दिया, उसने बोल दिया कि शनिवार था, तो आप बताइए कि इस डेट को कौन सा दिन था। एक प्रश्न ये बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा संबंधित होता है लीप ईयर से। आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि अगर 100 वर्षों का समय दिया हुआ है तो उसमें कितने लीप ईयर्स होंगे। 100 वर्षों का अगर समय दिया है तो उसमें कितने लीप ईयर्स होंगे। 1000 वर्षों का समय दिया है तो उसमें कितने लीप ईयर्स होंगे। इस तरीके से ये प्रश्न बढ़ते रहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मिरर एंड
वाटर इमेजेस। अच्छा, मिरर और वाटर इमेजेस को देखें तो इसमें पूरा जो काम होता है वो एक इस तरीके की लाइन होती है, सीधी लाइन होगी, इस तरफ आपका कोई चिन्ह बना होगा और इस लाइन पे अगर इस तरीके से उसने कर दिया है तो आपको, ये तो हो गया मिरर, आपको इसके अपोजिट कौन सा फिगर और कैसा फिगर बनेगा, मान लीजिए यही फिगर दिया हुआ था तो इसके अपोजिट ये फिगर कैसा बनेगा, ये आपको मिरर इमेज में समझ में आएगा। और दूसरा होता है वाटर इमेज, तो वाटर इमेज में देख लेते हैं। वाटर इमेज में यह पट्टी जो अभी इस तरीके से वाटर इमेज में इस तरीके से पड़ी हुई होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इस पट्टी का खेल होता है। अगर ये पट्टी पड़ी हुई है तो वाटर इमेज है, खड़ी हुई है तो मिरर इमेज है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला सिंबल आपको बना के पेश कर देता है, तो अब इसके आपको वाटर में कौन सा इमेज बनेगा वो आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको 26 अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए जो आपने नर्सरी में सीखे हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब ये तो आपको पता हो गया भाई, ए से लेके जेड आपको पता हो गया, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में नया क्या है, नया ये है कि ए के नीचे हम 1 लिखते हैं और जेड के नीचे हम 26 लिखते हैं। इसी तरीके से बी आएगा, बाई आएगा, बाकी के आएंगे और उनके नीचे एक अक्षर का जो मान होगा, संख्यात्मक मान, वो लिखा रहेगा। जब संख्यात्मक मान लिखा रहेगा तो निश्चित ही बात है आपको निश्चित तौर पर वो संख्यात्मक मान याद करना पड़ेगा। उसी क्रम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग में ही मैंने आपको बताया था वर्ड फॉर्मेशन, तो वर्ड फॉर्मेशन बहुत हद तक कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट करता है। कोडिंग डिकोडिंग आप करेंगे तो वर्ड फॉर्मेशन भी आपको आ जाएगा, और वर्ड फॉर्मेशन आप कर लेते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में आपको सिंबल्स के माध्यम से क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है। वेन डायग्राम में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा कुछ रटना नहीं पड़ता है। जो क्वेश्चन आएगा आपका वहीं पहली बार देखा हुआ होगा या पहले से आपने देख रखा होगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको जैसे 4 बॉक्सेस दिए रहेंगे और ऊपर एक बॉक्स और दिया रहेगा, उसमें कोई आकृति बनी होगी और आपसे पूछा जाएगा, इनमें सब में एक एक आकृति बनी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी आकृति इसमें अंतर्निहित है, या उल्टा पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी बनी हुई आकृति को हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, उल्टा पूछ लिया जाता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसका आंसर इन 4 बॉक्सेस के माध्यम से करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जो कि हमें रीजनिंग में पढ़ने हैं, और अगले पार्ट में आप देखेंगे कि हम एक टॉपिक को उठाएंगे, उसकी शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक को पूरा करके आपके सामने रखेंगे, और आपको बताना है कि आपको ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है वो कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।